बीकानेर मुझे अभी वर्तमान में अगर मैं पिछले 3-4-5 साल के अंदर या पिछले 10-15 साल के अंदर देखूं और अगर मैं उसको रिलेटिव ग्रोथ में कंपेयर करूं दूसरे शहरों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीकानेर ग्रोथ के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर भी काफ़ी पिछड़ रहा है। बीकानेर आज से 25 साल पहले राजस्थान के कुछ प्रमुख शहरों के अंदर होता था, जो जयपुर जोधपुर से ज़्यादा पीछे नहीं था। बट आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है, जब मैं रिलेटिवली देखता हूँ तो हम कम से कम 20 साल पिछड़ गए हैं। उसके लिए जिम्मेदार तो हम स्वयं ही हैं, क्योंकि हमारा फोकस अभी फ़िलहाल में ऐसा लगता है डेवलपमेंट नहीं है। रेस्पॉन्सिबल जनता और जनता की एजुकेशन और जनता की प्रायोरिटीज़ है। लीडर्स हम में से ही निकलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट सेंट्रिक लीडर्स निकलें जो आगे जाके डेवलपमेंट की बात करें, शहर को आगे ले जाने की बात करें। मैं मूल रूप से गंगा शहर का जाया जन्मा हूँ। मेरे सफ़र की शुरुआत अभियांत्रिकी महाविद्यालय से इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में शुरू हुई थी। वो मेरी जीवन का पहला सोपान था। और फिर कुछ बैंकों के लिए मैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन पे अभी वर्तमान में काम कर रहा हूँ। और यही अभी वर्तमान में मेरा डेजिग्नेशन भी है कि मैं कंप्लायंस करके एक पार्ट होता है बैंक का, उसके ऑपरेशंस का ग्लोबल हेड हूँ और डॉइच बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर वर्तमान में कार्यरत हूँ। बीकानेर वर्तमान में इन अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो स्किल लेवल है स्टूडेंट्स की वो उतनी हाई नहीं है। अंग्रेजी जो इंग्लिश हम बोलते हैं वो यहाँ का प्राथमिक कम्युनिकेशन का मोड नहीं है, उसके कारण काफ़ी लोग अंग्रेजी में अभी उतने अभ्यस्त नहीं है। दूसरा, यहाँ के कॉलेजेस के अंदर अभी मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनके ऊपर भी कुछ काम करना बाकी है। आज हमारे साथ हैं श्री पंकज जी ओझा, जो बीकानेर के गौरव कहे जा सकते हैं। आप यूएसए में डॉइचे बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत बड़ी पोस्ट को धारित करते हैं और मूल रूप से गंगा शहर के रहने वाले हैं। समाचार सेवा के लिए आज पंकज जी ओझा कुछ संदेश देंगे, कुछ अपनी यात्रा को आगे बताएंगे कि हम कैसी उनकी यात्रा रही। तो पंकज जी, आप ज़रा बताएं कि आपकी गंगा शहर से अमेरिका की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई और आप इस वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट तक कैसे पहुंचे? मैंने अपनी अभियांत्रिकी की पढ़ाई इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से की और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट था। वहाँ से मेरे जीवन के अंदर सफलता की शुरुआत हुई। फिर मैंने यहाँ से बेंगलोर के अंदर सुपर कंप्यूटिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपर कंप्यूटर्स बनाती है, मैंने उसमें ज्वाइन किया और वहाँ से मैंने इसरो के सैटेलाइट्स और सुपर कंप्यूटर्स को जोड़ने पर काम किया। वहाँ से निकलकर मैंने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो एक नवरत्ना कंपनी है, वहाँ पे कुछ पनडुब्बी और रडार से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स पर काम किया। उसके पश्चात अमेरिका की एक कंपनी है ऑरेकल कॉरपोरेशन, उसको ज्वाइन किया और फिर कुछ बैंकों के लिए मैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन पे अभी वर्तमान में काम कर रहा हूँ। और यही अभी वर्तमान में मेरा डेजिग्नेशन भी है कि मैं कंप्लायंस करके एक पार्ट होता है बैंक का, उसके ऑपरेशंस का ग्लोबल हेड हूँ और डॉइच बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर वर्तमान में कार्यरत हूँ। पंकज जी, आप कितनी फ्रीक्वेंसी से बीकानेर, कितने दिनों बाद आए हैं बीकानेर? वर्तमान दौरे के अंदर ये 2-2.5 साल बाद में हो पाया है, क्योंकि कोविड के रेस्ट्रिक्शंस थे। अदरवाइज़ उससे पहले तो 6 महीने 9 महीने में एक बार बीकानेर आना हो जाता था। तो आपकी जो स्टडी है वो यहाँ बीकानेर की है? शुरुआती बचपन के अंदर मैंने स्टडीज़ दिल्ली में की, उसके बाद में मैंने बीकानेर में कुछ समय के लिए पढ़ाई की और मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी बीकानेर से हुई। और उसके बाद में 6 महीने की एक ट्रेनिंग के लिए मैं बेंगलोर गया था, जिसके अंदर एडवांस कंप्यूटिंग कोर्सेस मैंने बेंगलोर से भी। क्या मानते हैं बीकानेर और जो रिमेनिंग वर्ल्ड है, बीकानेर को कहाँ देखते हैं आप अभी? जो फास्ट जो ग्रोइंग जो हमारा सिस्टम है, उसमें बीकानेर को कहाँ पाते हैं? दुनिया भर के अंदर कोविड के पश्चात बहुत सारी नौकरियां अभी दुनिया में उपलब्ध है। मुझे लग रहा है बीकानेर के अंदर एजुकेशन की काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। बीकानेर वर्तमान में इन अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो स्किल लेवल है स्टूडेंट्स की वो उतनी हाई नहीं है। अंग्रेजी जो इंग्लिश हम बोलते हैं वो यहाँ का प्राथमिक कम्युनिकेशन का मोड नहीं है, उसके कारण काफ़ी लोग अंग्रेजी में अभी उतने अभ्यस्त नहीं है।
दूसरा, यहाँ के कॉलेजेस के अंदर अभी मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनके ऊपर भी कुछ काम करना बाकी है। समय के साथ साथ सोचते हैं कि अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा और बीकानेर भी इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश कर पाएगा, बट ओवरऑल होपिंग फॉर द बेस्ट। पॉलिटिकल एरा के बारे में बात करें, बीकानेर के जो अभी जो डेवलपमेंट की बात है उसके बारे में आपका निजी सोच क्या है? बीकानेर मुझे अभी वर्तमान में, अगर मैं पिछले 3-4-5 साल के अंदर या पिछले 10-15 साल के अंदर देखूं और अगर मैं उसको रिलेटिव ग्रोथ में कंपेयर करूं दूसरे शहरों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीकानेर ग्रोथ के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर भी काफ़ी पिछड़ रहा है। बीकानेर आज से 25 साल पहले राजस्थान के कुछ प्रमुख शहरों के अंदर होता था, जो जयपुर जोधपुर से ज़्यादा पीछे नहीं था। बट आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है, जब मैं रिलेटिवली देखता हूँ तो हम कम से कम 20 साल पिछड़ गए हैं। उसके लिए जिम्मेदार तो हम स्वयं ही हैं, क्योंकि हमारा फोकस अभी फ़िलहाल में ऐसा लगता है डेवलपमेंट नहीं है। क्या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप किसे मानते हैं? रेस्पॉन्सिबल जनता और जनता की एजुकेशन और जनता की प्रायोरिटीज़ है। लीडर्स हम में से ही निकलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट सेंट्रिक लीडर्स निकलें जो आगे जाके डेवलपमेंट की बात करें, शहर को आगे ले जाने की बात करें, जितना हम ओवरऑल जीएसटी पे कर रहे हैं एज अ सिटी, उसमें से कितना % हम वापस लगा रहे हैं और दूसरे भी कितने टैक्स हमारे यहाँ से जो जितने वापस निकल रहे हैं और हमारे शहर में वापस उसका कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका अकाउंटेबिलिटी कहीं अगर जिस दिन हमारी जनता पूछने लगेगी सब लोगों से, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि विकास अपने आप में होने लगे। बीकानेर के जो यूथ हैं या राजस्थान के या हमारे इंडिया के लोग अब्रोड जा रहे हैं रोज़गार पाने के लिए, उससे हमारे देश को क्या नुकसान हो रहा है, या अब्रोड जाने वाला यूथ है उसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? इंडिया एक नॉलेज इकोनॉमी है, इंडिया एक प्रोडक्शन इकोनॉमी नहीं है चाइना की तरह। तो हमारे यहाँ पे नॉलेज बेस्ड जो सर्विसेज हैं वो बढ़ाई जा रही है और उसके कारण आप ऐसा देखेंगे कि बहुत सारे यूथ जो है विदेशों के अंदर जा रहा है। ये स्ट्रेटेजिकली भी काम किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया एक यंग कंट्री है, तो बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं और अपने नॉलेज के थ्रू देश को रेवेन्यू ला कर देते हैं। जैसे चाइना प्रोडक्शन करके सामान बनाता है और प्रोडक्ट्स को अपने कंट्री से बाहर भेज रहा है, वैसे ही भारत नॉलेज को अपनी कंट्री से बाहर भेज रहा है और पैसा रेवेन्यू जनरेट करके ला रहा है। तो ये अपने आप में तो एक ख़राब कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर उसका नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट देखें तो अभी दुनिया के जो टॉप 100 यूनिकॉर्न्स अगर आप देखोगे तो उनके अंदर से बहुत सारे यूनिकॉर्न्स जो हैं वो भारतीयों ने बनाए हैं, लेकिन वो दूसरे देशों में बनाए हैं। तो उसका साइड इफ़ेक्ट भारत की इकोनॉमी पे पड़ रहा है। वो उसका सीधा सा कारण ये है कि हमारे यहाँ पे सीधे रोज़गार उपलब्ध नहीं है और वो सीधे रोज़गार उपलब्ध नहीं होने के कारण जो यूथ है वो बाहर जा रहा है। तो यहाँ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट तो उसका है। अगर यूनिकॉर्न्स हमारे देश में ही तेज़ी से बढ़ें तो हमारा देश भी अमेरिका बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पंकज जी, आप भारत के, इंडिया के अनेक प्लेटफॉर्म्स पे आप दिखते हैं, वो आर्थिक चर्चा हो या गवर्नमेंट की कोई चर्चा हो या भारत सरकार के किसी कार्यक्रम की चर्चा, वहाँ हम दिखते हैं आप इकोनॉमिस्ट या बैंकर के रूप में आप अपनी वार्ताएं और अपनी चर्चाएं करते हैं। तो ये आप यहाँ के जो यूथ हैं हमारे भारत के जो लोग हैं, उनको आप संदेश क्या देना चाहेंगे? इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो संदेश यही है कि अपने स्किल्स पर काम करें, जिससे कि देश की इकोनॉमी के अंदर आप किसी तरह से भागीदार बन सकें। भारत, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले कहा, एक इकोनॉमिक नॉलेज सेंट्रिक इकोनॉमी है। तो आप अपने नॉलेज लेवल्स को और स्किल लेवल्स को अगर बढ़ाएंगे तो हम हमारी इस इकोनॉमी के अंदर भागीदार बन सकते हैं। तो यूथ को नॉलेज, वो मैसेज यही है कि अंग्रेजी पे काम करें, अपने विज्ञान पर काम करें, मैथमेटिक्स पर काम करें, जिससे कि ओवरऑल आप अपने स्किल लेवल्स इंप्रूव करके देश की आर्थिक समृद्धि के अंदर योगदान दे सकें। थैंक यू।